हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन एजुकेशन। शिक्षा में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका। तो सबसे पहले हम देखें अगर भारत के प्रशासन को, तो ये 3 भागों में विभाजित है: न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानसभा। न्यायपालिका में जैसा कि हम सब जानते हैं, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके न्यायाधीश आते हैं जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो आते हैं। उसके बाद अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वो आते हैं। उसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय आते हैं और फिर अन्य न्यायालय जैसे कि जिला कोर्ट होता है ना, इस तरह का। तो ये हमारा न्यायपालिका का पूरा लेवल है। उसके बाद दूसरा स्तर जो प्रशासन का आता है वो आता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति हैं जो हेड होते हैं, और राज्यों के राज्यपाल हैं जिनके थ्रू सारा कार्य होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वगैरह देखते हैं वो सारा। तो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल के अंडर काफी सारे सरकारी विभाग होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। और उसके बाद विधानसभा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आते हैं, जो कि केंद्र सरकार होती है, जो मुख्य सरकार होती है केंद्र सरकार, वो और उस वो केंद्र में होती है। और राज्यों के लिए जो राज्य सरकार होती है, उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं, और राज्य मंत्री जो होते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा भारत का सिस्टम है, प्रशासन है, मुख्यतः इन 3 आप देखेंगे स्तरों पर कार्य करता है। मतलब 3, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 एक अभिन्न अंग है, इनके इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। कोई भी एक मिसिंग होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। बेसिकली हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम जो करेंगे वो शिक्षा के संदर्भ में इन तीनों के कार्यों को देखेंगे। और आपके एग्जाम में भी ज्यादातर चांसेस ये हैं कि शिक्षा में जैसे न्यायपालिका की क्या भूमिका है, कार्यपालिका की क्या भूमिका है, विधानसभा की क्या भूमिका है, इस पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो अब ये है कि कुछ कुछ चीजें हम पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुत डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है ना। अगर ज्यादा टाइम होता तो हम इनको भी बहुत डिटेल में पढ़ते, न्यायपालिका के बारे में पूरा डिटेल, फिर कार्यपालिका के बारे में। लेकिन अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में इनके जो मुख्य शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अगर विधायिका को, तो विधायिका, भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी संसद है उसको हम केंद्रीय विधायिका यानी सेंट्रल, जो मतलब मुख्य विधायिका है वो मानते हैं। इसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और जिन लोगों ने संविधान वाला वीडियो देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि हमने ये भी बात की थी कि एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक संवर्ती सूची होती है। संघ सूची वो होती है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है वो सारे कार्य करती है, यानी संसद के जो कार्य हैं वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में वो कार्य आते हैं जो राज्य करते हैं, तो ये राज्य विधायिका ये काम करती है। ठीक है, मतलब कोई भी कानून बनाना या जो भी है। और समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कि दोनों मिलकर, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों सरकारें मिलकर कार्य करती है। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो समवर्ती सूची में है, जिस पर दोनों काम करते हैं, केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य सरकार भी काम करती है, दोनों खर्चा करते हैं, दोनों मिलकर शिक्षा के लिए काम करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल विधायिका के कार्य देखिए ना, संसद के क्या कार्य है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, तो इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो इनका पहला कार्य होता है राज्य की इच्छा को व्यक्त और सुव्यवस्थित सुविन्यस्त करना। यानी कि सबसे पहला कार्य है ये राज्य के संदर्भ में, कि अगर राज्य की विधायिका है तो उसका काम है कि राज्य की रिक्वायरमेंट क्या है ये देखना, है ना। जैसे मान लीजिए कभी कभार किसी राज्य में कोई आपदा आती है तो उसको कुछ चाहिए, तो ये सारी चीजें, अपनी बात को रखना, कहना, राज्य के बिहाफ पे बातों को संसद में कहना, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। कानूनों का निर्माण करना, ये तो आप सब जानते ही हैं, कोई भी कानून बनाना हो तो ये हमारी विधायिका के द्वारा ही होता है। लोकसभा में, राज्यसभा में कानून जाते हैं, उन पे बहुत लंबी लंबी बहस होती है और उसके बाद उनको कानून का रूप दिया जाता है। उसके बाद है बजट पर नियंत्रण, बजट बनाना भी इवन, और उस पर नियंत्रण करना, ये सभी विधायिका का काम है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, जो भी हमारी कार्यपालिका है, जो भी
हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी होता है हमारा, उन सब पे नियंत्रण करना वो भी विधायिका का काम है। विधानसभा के न्यायिक कार्य यानी कि विधानसभा में जो भी न्याय से रिलेटेड, जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी विधायिका के अंतर्गत आती हैं। चुनावी कार्य आते हैं। विधायिका के अपने कार्य, जो अपनी कार्यवाही, संसद की जो प्रक्रिया है वो चलना है ना, बहस होना, संसद के जो सत्र हैं वो चलाना, ये सारी चीजें भी आती हैं। और सार्वजनिक रायों के दर्पण के कार्य, कई बार क्या होता है कि कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई आवाज उठती है, तो उसको संसद तक लाना, उस बात को संसद में उठाना, है ना, किसी भी स्तर पे, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो या फिर वो केंद्र के स्तर पे हो। अगर कोई बात, जैसे मान लीजिए निर्भया का कांड हुआ था, तो उसके बाद उसके बारे में कि कानून में बदलाव लाया जाए या कुछ हमें कमेटी बिठानी है, ये सारी बातें, क्योंकि इतना आक्रोश था, तो वो सारी आवाज जो है उसको संसद तक पहुंचाया गया। ये भी एक विधायिका का काम है। अब हम देखें सरकार के अंग के रूप में न्यायपालिका के कार्य। अभी हमने विधायिका के देखे, न्यायपालिका के कार्य क्या है मुख्यतः, ये भी आप लोग बता ही सकते हैं। न्यायपालिका की भूमिका क्या है कि मामलों को तय करना और सुनवाई करना। कोई भी अगर केस है तो पहले वो केस बनता है, यानी उस पर सुनवाई हो सकती है, यानी ये तय करना और फिर उसकी सुनवाई करना, ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका राज्य के नागरिकों के बीच, नागरिकों और राज्य के बीच, संघीय इकाइयों के बीच, कार्यपालिका के विभिन्न विभागों के बीच उपजे विवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एवं हस्तक्षेप करने के आह्वान पर हस्तक्षेप करती है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग राज्य और नागरिक, नागरिक और राज्य, संघीय इकाइयां, मतलब अलग अलग जो भी बीच में, जिन विभागों के बीच, जिन लोगों के बीच, जिन राज्यों के बीच जो भी विवाद होते हैं, तो उन पर ये हस्तक्षेप करती है, उनमें मामले तय करती है और सुनवाई करती है, विवादों का निपटारा करती है और निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय करती है। ये इम्पोर्टेंट है। निष्पक्ष का मतलब है कि बिना किसी पक्षपात के, और समयबद्ध का मतलब है एक टाइम पीरियड के अंदर, है ना, जो कि आप देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा कम ही हो पाता है, क्योंकि कोई भी अगर मामला आता है तो उसको बहुत टाइम लगता है न्याय मिलने में, है ना। तो ये आप देखिए, समयबद्ध न्याय बड़ा जरूरी है। उसके बाद न्यायपालिका और उसका क्षेत्राधिकार क्या है। न्यायपालिका का अभिप्राय सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के समूह से है। ठीक है, सिविल भी आते हैं और क्रिमिनल भी आते हैं। सिविल मतलब जैसे पारिवारिक मुद्दे हो गए, झगड़े हो गए, है ना, डिवोर्स वगैरह के केसेस हो गए, इस तरह की जो चीजें वो सिविल में आती हैं। और आपराधिक यानी कि जो क्राइम से रिलेटेड चीजें हैं, कोई मारपीट है, कोई हिंसा है, कोई चोरी है, कोई मर्डर है, तो ये सारी चीजें दोनों मिला के न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। न्यायपालिका क्षेत्रीय सीमाओं, आर्थिक वित्तीय सीमाओं, अपील योग्य मामलों, समीक्षा और संशोधन के मामलों के आधार पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करती है। तो अपनी इसके भी बहुत सारी चीजें हैं। आर्थिक वित्तीय सीमाएं हैं, अपील, किसी मामले में कई बार अपील हो गई। अब न्यायपालिका भी आपको पता है अलग अलग लेवल पे है, तो अगर जिले से अपील हुई राज्य तक, राज्य से अपील हुई सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये अपील वाले मामले सुलझाना, है ना, या कोई भी सॉरी, कोई भी कानून है उसकी समीक्षा करना, उसका संशोधन करना, है ना, जैसे मैंने आपको निर्भया वाला एग्जांपल दिया, तो वो उस समय जरूरत महसूस की गई कि हम अपने कानून की समीक्षा करें और उसमें संशोधन। तो ये सारी चीजें न्यायपालिका के कार्यों में शामिल है। न्यायपालिका में निचले स्तर पर मजिस्ट्रियल अदालतों, उप जिला और जिला न्यायालय शामिल है। उच्च न्यायालय और उच्च स्तर पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय शामिल है। ठीक है, निचले स्तर पर मजिस्ट्रियल अदालत, उप जिला, जिला न्यायालय, तीन तरह के लेवल ये हो गए। और उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दो तरह के ये हो गए। उनके द्वारा दिए गए फैसलों को निर्णय, हुक्मनामा, आदेश या अवार्ड के रूप में जाना जाता है। जो भी है ना, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये निर्णय आया, ये आदेश आया, जो भी होता है वो मान्य होता है। अब शिक्षा के क्षेत्र में विधायिका के क्या काम है। विधायिका यानी हमारी संसद, ठीक है, जो भी हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, या राज्य की जो विधायिका है ना, राज्य में भी जो विधान सभाएं होती हैं, विधान परिषद जिसे हम कहते हैं, तो वो उनके क्या काम है शिक्षा के क्षेत्र में। विधायिका ही शिक्षा से संबंधित कानून बनाती है। तो मेजर अगर आप एक शब्द में कहें तो कानून बनाना, शिक्षा से संबंधित कोई भी कानून बनता है तो वो विधायिका का काम है। और मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करना, कानून बनाना और कानूनों का संशोधन करना, इनमें सुधार करना, इम्प्रूव करना, वो विधायिका का काम है। शिक्षा का अधिकार इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप देख लीजिएगा।
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर, मतलब 2002 में पहले अनुच्छेद जोड़ा था संविधान में, ठीक है। 2002 में 86वां संशोधन हुआ और संविधान में अनुच्छेद 21 से जोड़ा, जिसमें एक आ गया कि राज्य यानी कि कोई भी जो सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ राज्य से मतलब केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार विधि बनाकर यानी कानून बनाएगी, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रावधान बनाया गया। ये कानून बनाने के लिए अभी बोला गया 2002 में। तो फिर ये मान लीजिए प्रोसेस शुरू हुआ, पूरी कमेटी बनाई गई, फिर कानून बना कि इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, फिर उसको लोकसभा में शामिल किया गया, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के पास, तब ऐसे करते-करते ये पारित हुआ 2009 में, ठीक है? तो इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। तो ये 3 डेट्स आप शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में याद रखिएगा। तो ये विधायिका का काम हो गया, कानून बनाना और संशोधन करना। अब है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम है? एक बार जब शिक्षा और अन्य विषयों पर विधिवत कानून बन गया, ठीक है, और स्वीकृत हो गया, तब उन्हें लागू करने का कर्तव्य कार्यकारी निकाय का होता है। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार सहित सभी संबंधित निकायों की होती है। अब उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करेगी, क्योंकि कार्यपालिका में आपने देखे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है ना, तो उसके जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है ना, प्रशासनिक जो स्तर है जिसमें आईएएस वगैरह आते हैं, तो वो सारे जो चीज़ें हैं, कैसे कानून को लागू करना है, क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे फंडिंग देनी है, इस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कितना कब-कब क्या-क्या काम हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना कार्यपालिका का काम है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी है, वो कार्यपालिका की है। क्रियान्वयन मतलब कैसे वो लागू किया जा रहा है, जो भी उससे संबंधित कार्य हैं वो। कार्यपालिका का कार्यालय कानूनों और नीतियों के निष्पादन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। कार्यपालिका के अपने अलग अलग कार्यालय हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, है ना, तो शिक्षा विभाग, अब देखिए संसद ने तो कानून बना दिया, अब संसद के सदस्य थोड़ी ना स्कूल में जाके ये बताएंगे या कुछ करेंगे, तो वो काम उनके कार्यालय करेंगे, जैसे शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो अब शिक्षा विभाग या एचआरडी डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये सारा काम वो देखेंगे किस तरह से, उनके भी फिर आगे अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो पूरे ये लेवल से काम होता है, ठीक है। केंद्र के स्तर पर ये कार्यालय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का होता है। अगर कोई केंद्र से रिलेटेड केंद्र के लेवल का काम है तो प्रधानमंत्री और फिर उनका मंत्रिमंडल ये काम करेगा। और प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा शुरू की गई सभी नीतियों के क्रियान्वयन और उनके लाभ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिविल सेवकों की होती है, जो आईएएस होते हैं हमारे, ठीक है। तो प्रशासनिक स्तर पे यानी हर एक जिले में पहुंचाना, हर एक राज्य में, पहले तो राज्य है फिर हर एक जिले में पहुंचाना, ये काम जो भी नीतियों का क्रियान्वयन, उनका लाभ ये सभी लोगों को मिले, ये जिम्मेदारी सिविल सेवकों की होती है। अब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका उन लोगों के लिए सजा सुनिश्चित करती है जो नियमों का पालन नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही है कि सजा देना, नियमों का पालन नहीं करे, उल्लंघन कर रहे हैं, उनको सजा देना न्यायपालिका करती है। भारतीय न्यायपालिका ने सक्रिय तौर पर मानवीय अस्तित्व के मूलभूत अधिकारों की रक्षा की है। तो अगर हम भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो देखिए शिक्षा का अधिकार जो इसने अ, एक नियम को बनाए रखा, और मतलब कोई उल्लंघन करे तो ये अधिकार न्यायपालिका के पास है कि वो उसको सजा का प्रावधान करे। तो ये मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना ये न्यायपालिका ने किया है, स्पेशली शिक्षा का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार का भी एक अनुच्छेद है हमारे संविधान में। तो इनका अगर कोई उल्लंघन करता है विशेषतः, है ना, क्योंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा और अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं और कानूनी कार्रवाई होती है। उसके अलावा आरटी अधिनियम से जुड़े कोई भी केस है, शिक्षा की पहुंच से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का प्रयास वो भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आते हैं, जैसे कि स्कूल में प्रवेश से इनकार। आरटी हम सबको पता है 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और बच्चा को किसी भी उम्र का हो, अगर वो पहली बार स्कूल जा रहा है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। अगर ऐसा करने से कोई भी स्कूल इनकार करता है
तो उसको उसके ऊपर भी मतलब कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो वहां पे न्यायपालिका का रोल आ जाएगा। उसके बाद किसी विशेष वर्ग में प्रवेश के लिए आयु सीमा तय करना। अगर कोई ये आयु सीमा तय कर देता है कि नहीं नहीं 5 साल का बच्चा ही जाएगा फर्स्ट में या सेकंड में, है ना, या 6 साल का बच्चा ही जाएगा, तो इस तरह की चीज होती है तो भी न्यायपालिका अपना इंटरफेयर करेगी, क्योंकि आयु सीमा नहीं तय की गई है आरटी में। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से आपको कक्षा में एडमिशन देना पड़ेगा, आप सीमा नहीं तय कर सकते, लिमिट नहीं कर सकते। छात्रों का एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करना, अगर कोई ऐसा करता है मतलब बिना किसी रीजन के कि इस स्कूल में नहीं पढ़ना दूसरे में जाओ, कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल एडमिशन नहीं देते, यहाँ नहीं होगा वहाँ जाओ, यहाँ नहीं होगा, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो ऐसे में भी न्यायपालिका का दरवाजा हम खटखटा सकते हैं। और प्रवेश आदि के समय स्क्रीनिंग टेस्ट आरटी एक्ट के अंतर्गत बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये आप ना आरटी वाला एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा उसमें क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए, तो अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करता है कि हम टेस्ट लिए बिना एडमिशन नहीं देंगे, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आरटी एक्ट साफ साफ मना करता है कि बच्चे का किसी भी तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट समझते हैं, आपकी एडमिशन कराने के लिए किसी भी तरह का टेस्ट लेना। कुछ मामले अधिनियम की धारा 12(1)(c) को संबोधित होते हैं, जो कि सभी गैर अल्पसंख्यक बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो ये भी कुछ मामले इसके भी बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा है हर स्कूल में 25% का, जिसमें जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, हर स्कूल में उसको, निजी स्कूलों में स्पेशली 25% का आरक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यानी कि अगर स्कूल में नर्सरी की 100 सीट है, तो उसमें से 25 सीटें जो है वो अ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दी जाएगी। ठीक है। अब ऐसे में अगर वो स्कूल निजी स्कूल प्रवेश से इनकार करता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, न्यायपालिका की भूमिका आएगी। राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति में देरी हो रही है, यानी कि राज्य सरकार कोई निजी स्कूलों को फीडबैक नहीं दे रहे हैं, या आप देखिए कि उनको किसी भी तरह की फंडिंग नहीं दे रहे हैं, या किसी भी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन में उनको फायदा पहुंचा रहे हैं ना, कई बार सरकारें भी सपोर्ट करती हैं स्कूल को कि कोई बात नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी हम न्यायपालिका पे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा भी, पीछे फीस बढ़ाने को लेके काफी मुद्दे बार बार उछलता है कि स्कूल ने फीस बढ़ा दी, तो फिर सरकार केस डालती है और न्यायपालिका के द्वारा ही उस पर फैसला होता है कि फीस बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाई जाएगी, क्या होगा, ये फैसला न्यायपालिका करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों की परिभाषाओं की अनिश्चितता इस प्रावधान में पैदा हुए सबसे प्रमुख मुद्दे हैं ना। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का क्या मतलब है, वंचित समूह किसे कहते हैं, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो ये इसकी वजह से जो मुद्दे हैं वो सब न्यायपालिका संबोधित करती है। आर्थिक रूप से कमजोर किसको कहेंगे, कितनी इनकम वाले को हम कहेंगे, ये सारी चीजें न्यायपालिका तय करेगी। बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आरटी अधिनियम में उल्लिखित अपने कथित स्वायत्तता दृष्टि दायित्वों पर राज्य सरकारों के साथ द्वंद्व युद्ध जैसी स्थिति में है। मतलब वही है कि आरटी एक्ट में जो 25% का रिजर्वेशन दिया गया है, वो कई बार निजी स्कूलों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक स्वायत्त दृष्टि रखते हैं, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए अपनी कि मेरा स्कूल मेरी मर्जी, मैं किसी को भी एडमिशन दूं। तो ऐसे में सरकारों के साथ बड़ा ही उनका द्वंद्व चलता है। वो चाहते हैं कि हम ना दे एडमिशन, क्योंकि उनकी फीस का सवाल है ना। और उनकी फीस वैसे राज्य सरकार पे करती है ना, जिस राज्य में भी वो स्कूल है निजी स्कूल, तो उन बच्चों की फीस गवर्नमेंट देती है, सॉरी तय नहीं करती, देती है उन बच्चों की उस 25% की। तो अगर कई बार क्या होता है, वो राज्य सरकारें वो स्कूल की फीस नहीं पे करती, वो जो 25% ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी फीस कई बार देरी से पे होती है। तो ऐसे में हमेशा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना रहता है सरकार और अ, निजी स्कूलों के बीच। ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे क्या है, अल्पसंख्यक स्कूलों पर आरटी अधिनियम की प्रायोज्यता यानी लागू होने की, जो अल्पसंख्यक स्कूल है वहां पे आरटी अधिनियम लागू है नहीं है क्या है, ये सारे मुद्दे हमारे न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। स्कूलों, निजी स्कूलों पर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू करना,
क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो है, पर निजी स्कूल क्या, नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसमें कि 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये एक मुद्दा बनता है। पड़ोस का स्कूल एक कॉन्सेप्ट है, नेबरहुड स्कूल, है ना? कि बच्चे को बहुत दूर ना जाना पड़े, उसको अपने 2 किलोमीटर के अंतर्गत के स्कूल में एडमिशन दिया जाए। तो उसमें पड़ोस की परिभाषा क्या है? कितने किलोमीटर हो? मान लीजिए 2 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल है ही नहीं, तो फिर क्या ये पड़ोस की परिभाषा क्या है? तो ये सारी अनिश्चितता रहेगी। आरटी अधिनियम के तहत अवैध अवैध होने पर भी निजी स्कूलों द्वारा बच्चों से अनुदान लेना, आपको पता ही है प्राइवेट स्कूल डोनेशंस लेते हैं, तो आरटी के द्वारा तो अवैध है, लेकिन फिर भी एडमिशन लेने जाएंगे तो डोनेशन मांगी जाती है, ये भी एक मुद्दा बनता है। स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं और पर्याप्त बुनियादी ढांचे और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, कई बार बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती और कोई इनकी कंप्लेंट भी नहीं करता, जबकि आरटी एक्ट के तहत हमें ये सब अधिकार है कि हमें आवश्यक सुविधाएं हमारे बच्चों को मिले, पर्याप्त बुनियादी ढांचा हो हमारे पास, अच्छे शिक्षक हों, शिक्षकों का अनुपात भी दिया हुआ है कि इतने बच्चों के लिए इतने शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी सुविधाएं अगर नहीं मिलती, कई बार हम शिकायत कर देते हैं, कई बार नहीं करते, ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन हम बाकायदा इस पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ मिसिंग होता है। उसके बाद आरटी अधिनियम के तहत आवश्यकता अनुसार बुनियादी ढांचे और योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, ये वही पॉइंट है ना। तो ये कुछ अन्य मुद्दे थे। तो ये है हमारा तीनों जो आपने देखा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्य शिक्षा के संदर्भ में ही ये मुख्यतः आएंगे। बुक में पूरी डिटेल में इनके कार्य दिए हैं, न्यायपालिका क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका है क्या है। फिलहाल समय कम है तो इनको शिक्षा से संबंधित करके कि शिक्षा में इनकी क्या भूमिका है, उस पर आप अभी फिलहाल तैयार कर लीजिए, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।